हटो जल्दी से। मेरे बालों पर क्यों बैठे हो? हटो जल्दी से। अरे सॉरी, मैंने देखा नहीं। वैसे तारा, तुमने इतने लंबे बाल कर क्यों रखे हैं? इन्हें कटवा लो ना। और अब तो गर्मी भी आ गई है, तुम्हें देखकर मुझे गर्मी लगती है। तुम हमेशा मेरे बालों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? पता है मेरी सभी सहेलियों के बॉयफ्रेंड उनके बालों की कितनी तारीफ करते हैं, और एक तुम हो, जब देखो बाल कटवा लो बाल कटवा लो। अच्छा बाबा, अब नहीं बोलूंगा, सॉरी, नाराज मत हो। चलो हम थोड़ी देर घूम लेते हैं। अरुण तारा का हाथ पकड़कर पार्क में घूमने लगता है। तभी पार्क में एक गंजा लड़का कॉल पर बात करते हुए घूम रहा होता है, जिसे देखकर तारा की हंसी छूट जाती है। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम हंसी क्यों? वो लड़का देखो तुम्हारी उम्र का है, लेकिन सर पर एक भी बाल नहीं है। इसका सर बिल्कुल शीशे की तरह चमक रहा है। मन कर रहा है इसके टकले में देखकर लिपस्टिक लगा लूं। दूसरों के गंजेपन का मजाक उड़ाना कोई अच्छी बात नहीं है तारा। क्या पता उसकी कोई मजबूरी रही हो। तुम क्यों गुस्सा हो गए? मैंने तुम्हें थोड़ी ना बोला है, उसको बोला है। बोल तो ऐसे रहे हो, खुद भी गंजे हो और विग लगाकर घूम रहे हो। तारा की बात सुनकर अरुण को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता। तो वहीं अब घर जाकर अरुण तारा के बारे में अपने परिवार वालों को बताता है। लड़की तो सुंदर है और बाल भी कितने अच्छे हैं इसके। मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। गरीब घर से है तो क्या हुआ, भगवान की कृपा से हमारे पास तो सब कुछ है। हाँ भैया, मुझे तो मेरी होने वाली भाभी बहुत पसंद आई। मेरी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। अरुण का पूरा परिवार मान जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ तारा भी अपने घर वालों को मना लेती है, और आज अरुण अपने पूरे परिवार के साथ तारा के घर पर रिश्ता लेकर आता है। और जब अरुण के घर वाले तारा के इतने लंबे काले घने बालों को देखते हैं तो, आंटी आपके बाल तो वो डिज्नी प्रिंसेस है ना, रिपंजल, उसके जैसे हैं। कितने लंबे बाल हैं आपके। आप भी रिपंजल की तरह कोई प्रिंसेस हो। हाँ तारा, तुम्हारे बाल सच में काफी सुंदर है। ये रियल है ना? तुमने एक्सटेंशन तो नहीं लगाए? नहीं भाभी, ये मेरे रियल बाल हैं। बचपन से ही मेरे बाल इतने लंबे हैं। मैंने आज तक कभी माँ को अपने बालों को काटने नहीं दिया। मुझे शुरू से ही इतने लंबे लंबे बाल पसंद हैं। छोटे बाल तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। आपके भी छोटे बाल ही हैं, लेकिन आपके अच्छे लग रहे हैं। बहन जी, मैं क्या बताऊं, इसके लंबे बालों को देख देख कर कभी कभी तो मुझे ही गर्मी लग जाती है, लेकिन ये लड़की है कि कटवाती ही नहीं है। तारा और उसकी माँ की बातों से अरुण के घर वाले समझ जाते हैं कि तारा को अपने लंबे बालों से कितना ज्यादा प्यार है। तो वहीं अब दोनों परिवार मिलकर अरुण और तारा का रिश्ता तय कर देते हैं। इसी तरह वक्त गुजरता है और कुछ महीनों में तारा और अरुण की शादी हो जाती है। और आज शादी के तकरीबन एक हफ्ते बाद तारा की पहली रसोई की रस्म होती है, जिसमें तारा तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती है और अपने ससुराल वालों को खिलाती है। भाई, खाना तो सच में काफी बढ़िया बन गया है। आज तो मेरी तरफ से तुम्हें डबल नेग। मुझे लगा नहीं था कि तुम सारी चीजें एक से बढ़कर एक बना लोगी। किसी एक चीज में तो कोई कमी निकलती, लेकिन नहीं, सब कुछ बढ़िया बना है। मुझे शुरू से ही खाना बनाने का काफी शौक रहा है। मैंने तो सोच के रखा था कि शादी के बाद ससुराल में कुछ काम करूं या ना करूं, लेकिन सभी को खाना बनाकर तो मैं ही खिलाऊंगी। ये तो बढ़िया है। मुझे तो खाना बनाना रत्ती भर पसंद नहीं है। तुम रसोई संभाल लेना, घर का बाकी काम मैं कर दूंगी। पल्लवी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और अब पूरा परिवार स्वाद के साथ अपनी नई नवेली बहू के हाथ का खाना खा रहा होता है। तभी तारा के देवर नितिन के मुंह से पूरी खाते खाते एकदम से बाल निकल आता है, जिसे देखकर वो सारा निवाला बाहर निकाल देता है। देवर जी, क्या हुआ? कंकर आ गया क्या मुंह में? ये इतना लंबा बाल किसका है भाभी? आपका ही है ना? पूरे खाने का स्वाद बिगाड़ दिया इसने। माँ देखो ना, मेरी सब्जी में भी बाल है। मैं नहीं खाऊंगा ये सब्जी। टीचर कहती है अगर खाने के अंदर से बाल निकल आए तो वो खाना नहीं खाना चाहिए। हमारे घर की नौकरानी से भी यही गलती हुई थी। हमने तो उसे काम से ही निकाल दिया था, और तुम भी वही गलती कर रही हो। सॉरी माँ जी, वो शायद गलती से आ गया होगा बाल। मैं आइंदा ध्यान रखूंगी। ये पहली बार था, इसीलिए हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन आइंदा प्लीज ध्यान रखना। ये खाने में बाल निकलना हम लोगों को नहीं पसंद है, और वैसे भी तुम्हारे तो इतने लंबे बाल हैं, इन्हें बांध कर रखा करो। सभी घर वालों से तारा को अच्छी खासी सुनने को मिलती है, जिससे तारा थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन वो किसी की भी बातों को दिल पर नहीं लेती। इसी तरह अब कुछ दिन गुजरते हैं और आज तारा अपनी जेठानी के साथ ऑफिस जाने वालों का टिफिन तैयार कर रही होती है। टिफिन तो तैयार हो गया। वैसे तारा, तुमने आज भी बाल नहीं बांधे। खाने में बाल नहीं आना चाहिए इस बार, वरना इस बार तुम्हें तगड़ी डांट पड़ेगी। भाभी, मेरे बाल इतने भी कमजोर नहीं है जो हमेशा गिरते ही रहे। आप भी ना लाइए, मैं ये टिफिन दे आती हूँ सबको। तारा अब अभी उनका टिफिन दे देती है। ऐसे ही अब दोपहर के 1 बज जाते हैं। तारा का जेठ राजीव जैसे ही लंच टाइम में अपना टिफिन खोलता है तो उसमें एक बाल दिख जाता है। ये देखकर राजीव को काफी गुस्सा आता है और वो घर जाकर पल्लवी को सुनाने लगता है। इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तारा को समझाया था, उसने सुना ही नहीं मेरी बात। खुले बालों के साथ रसोई में काम करेगी तो बाल तो गिरेगा ही ना। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं बाहर का कुछ नहीं खाता
और इस बाल की वजह से मैंने खाना भी नहीं खाया। पता है भूख से मेरी क्या हालत हो रखी है। राजीव पल्लवी पर चिल्ला ही रहा होता है कि तभी तारा वहां आती है। क्या हुआ भैया भाभी, सब ठीक तो है? तुम्हारी वजह से मुझे सुनना पड़ रहा है। कहा था ना मैंने कि बाल बांध कर किचन में आना। आज इनके टिफिन में तुम्हारा बाल निकल आया, खाना नहीं खाया इन्होंने। भाभी भला ये क्या बात हुई? खाना तो आप भी बना रही थी ना, हो सकता है वो आपका बाल हो। वो तुम्हारा ही बाल था, मुझे अच्छे से पता है। और नहीं तो क्या बहू, बिल्कुल ठीक कह रही है, वो तेरे ही बाल होंगे। तू ही तो लंबे खुले बाल रख कर घूमती है। माँ जी माना मैं खुले बाल रख कर घूमती हूँ, लेकिन आप लोग तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं जैसे आपने डीएनए करवाया हो उस बाल का। जेठानी जी के भी तो बाल हो सकते हैं ना। अब बहस का कोई फायदा नहीं है। तुम लोगों को इस बात के चक्कर में मेरी भूख से जान निकली जा रही है। जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ। और हाँ तारा, अब से तुम मेरे टिफिन से दूर ही रहना। सभी का ऐसा बर्ताव देखकर काफी ज्यादा अजीब लगता है। अब आए दिन तारा मुंह फुलाकर अपने कमरे में बैठ जाती है और जब अरुण कमरे में आता है तो क्या हुआ? मधु बता रही थी कि नीचे तुम्हारी भाभी और माँ से बहस हो गई, भाई भी तुम्हें डांट रहे थे। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। इस घर में सभी के सर पर बाल हैं, तो अगर राजीव भैया के टिफिन में बाल निकला तो वो मेरा ही कैसे हुआ? भाभी का भी तो हो सकता है ना, वो भी तो मेरे साथ सुबह टिफिन बांध रही थी। तुम्हारे इतने लंबे बाल है ना, तो शायद इसीलिए भैया के टिफिन में लंबा बाल आया हो। तुम ना रसोई में बाल बांध कर जाया करो। तुम्हारे भले ही लंबे बाल हैं लेकिन गिरते बहुत हैं। पता है सुबह बाथरूम में भी तुम्हारे बाल गिरे हुए थे। बस तुम्हारा ही प्रवचन सुनना बाकी रह गया था। एक काम करती हूँ, मैं गंजी हो जाती हूँ, ठीक है ना? तारा मुंह बनाकर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं। आज सरला की बहन कलावती उससे मिलने घर आई होती है, तो वहीं तारा आज अपनी नंद के साथ कलावती के लिए गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े तल रही होती है। भाभी खुशबू तो बढ़िया आ रही है, मन कर रहा है गर्मा गर्म ही खा जाऊं। बस इसकी चटनी बनने दो। पता है इसके साथ मैं बिल्कुल तीखी तीखी सी चटनी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगते हैं फिर खाने में। मधु अब एक तरफ ब्रेड पकौड़े बनाकर तल रही थी, तो वहीं तारा दूसरी तरफ चटनी बनाती है और गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े और चटनी ले जाकर अपनी मौसी सास को देती है, जो कलावती को खाने में काफी अच्छे लगते हैं। तो वहीं जब सरला ब्रेड पकौड़ा खाती है तो उसके आलू में उसे एक छोटा सा बाल नजर आ जाता है। ये देखकर सरला फिर से तारा पर चिल्लाना शुरू कर देती है। तेरे दिमाग में क्या भूसा भरा है? एक बार कितनी बार समझानी पड़ती है। ये देख फिर से बाल। अरे बाल बांध कर चली जाएगी तो क्या आफत आ जाएगी? मेरे तो लंबे बाल है ना। अरे देखिए ये कितना छोटा है, क्या पता ये बाल मधु का हो। आपको कैसे पता कि ये मेरा ही बाल है? क्या पता तेरा ये टूटा हुआ बाल हो। आप सब लोग मुझ पर ही क्यों इल्जाम लगाए जा रहे हैं बार बार? और अगर मेरा है भी तो क्या हो गया, दूसरा खा लीजिए ना। हाँ, और तू खाने में बाल डालते रहे और हम तुझे कुछ भी ना बोले। बहू सिर्फ रसोई के खाने की बात नहीं है, हर जगह तेरे बाल गिरे पड़ते हैं। उस दिन सोफे के नीचे से भी इतने सारे बाल निकले, और जब उस दिन मैं तेरे बाथरूम में गई वहां पर भी ढेर सारे बाल पड़े हुए थे। सरला तारा को काफी कुछ सुना देती है, जिससे बेचारी तारा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं ये सब देखकर कलावती सरला से, खामखा बेचारी को इतना सुना दिया, अब सर पर बाल होंगे तो गिरेंगे ही ना। तुम भी ना सरला, कभी कभी हद करती हो। जैसे दीदी आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप तो समझती हो ना हमारी प्रॉब्लम। अरे समझ रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मधु अपनी मौसी के लिए कुछ और बनाकर ले आती है। इसी तरह अब दिन गुजरता है और अगले दिन जब तारा नाश्ते की तैयारी करने के लिए रसोई में जा रही होती है, तभी पल्लवी पीछे से रोकते हुए, रुक जाओ तारा, तुम रसोई में मत जाना। अब से खाना नाश्ता सब मैं देखा करूंगी, तुम घर के बाकी के काम कर लेना। लेकिन क्यों भाभी, मैं खाना क्यों नहीं बनाऊं? खाना तो मैं इतना अच्छा बनाती हूँ, तो फिर क्या दिक्कत है? माँ जी ने तुम्हें रसोई में आने से मना किया है, ये जाकर तुम उनसे पूछ लो। पल्लवी की बात सुनकर तारा अब सीधा अपनी सास के पास जाती है और तारा के पूछने पर, मैंने बहू को कहा था कि तुझे रसोई में आने से मना कर दे। अब तुझे रसोई में जाने की कोई जरूरत नहीं है, तू घर का बाकी काम देख लेना, रसोई वो संभालेगी। ये क्या बात होती है? मैं रसोई में क्यों नहीं जा सकती? आप तो मेरे साथ बिल्कुल अछूतों जैसा व्यवहार कर रही हैं। तुझे जो सोचना है सोच, लेकिन तू रसोई में नहीं जाएगी। मैंने कह दिया सो कह दिया। हम हर रोज तेरे गिरे हुए बाल का खाना नहीं खा सकते। अरे कभी कभार का समझ में आता है, लेकिन तेरा तो रोज का हो गया है। आप लोगों को ऐसा ही क्यों लगता है कि हर जगह मेरे ही बाल होंगे? क्या आप लोगों के बाल नहीं हैं? आप लोग गंजे हैं क्या? आज तूने मुझसे इस लहजे में बात कर ली, लेकिन आइंदा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इस घर की मालकिन हूँ, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी, समझी? तू रसोई में नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। सरला की बात को सुनकर तारा को काफी ज्यादा बुरा लगता है और अब वो कमरे में जाकर रोने लगती है।
मुझे अच्छे से पता है ये लंबे बाल तो सिर्फ बहाना है। मैं गरीब घर से हूँ ना, इसीलिए ये लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। इन्होंने बताया था मुझे कि जब जेठानी जी की शादी हुई थी तो वो ट्रक भरकर दहेज लाई थी और मैं खाली हाथ आई हूँ ना, वरना खाने में बाल आ जाने से कौन सी सास अपनी बहू को रसोई में जाने नहीं देगी। सरला तारा का रसोई में जाना पूरी तरह से बंद कर देती है। तो वहीं अब तारा रसोई का काम छोड़कर बाकी घर का काम संभालती है। इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। तारा हॉल में बैठकर अपने बालों में तेल लगा रही होती है कि तभी तारा की नंद मधु उसके पास आती है और उसके लंबे बालों को देखकर, जब आप पूरी तरह से बालों को खोलती हो तो ये और ज्यादा लंबे दिखते हैं। वैसे भाभी आपको इतने लंबे बालों से दिक्कत नहीं होती? मैं तो बाल बनाते बनाते ही थक जाऊंगी। अरे मुझे तो लंबे बाल बहुत पसंद है, मेरा बस चले ना तो मैं तो इन्हें ही पैरों के टखनों तक कर लूं। वैसे मधु तुम्हारे बाल काफी छोटे, मेरे पास ये बढ़िया सा बालों के लिए तेल है, कहो तो मैं इससे तुम्हारे सर की मालिश कर दूं, फिर देखना कुछ ही महीनों में तुम्हारे भी बाल लंबे हो जाएंगे। नहीं नहीं भाभी, मुझे तो छोटे ही बाल पसंद है। अच्छा आप करो अपने सर की मालिश, मुझे थोड़ा काम है, मैं भी करके आती हूँ। मालिश का नाम सुनते ही मधु जल्दी से बात घुमाकर अपने कमरे में आ जाती है। तो वहीं अब ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है। आज घर में राजीव और अरुण के कुछ दोस्त आने वाले होते हैं, जिसके लिए पल्लवी रसोई में काफी तरह तरह के पकवान बना रही होती है। ये देखकर अब तारा भी अपनी जेठानी की मदद करने के लिए रसोई में आती है। आप सुबह से किचन में लगी हुई हैं और मैं कब से खाली बैठी हुई हूँ, मैं भी आपकी थोड़ी मदद करवा देती हूँ। अरे तारा तुम रसोई में क्यों आई? अब खाने में तुम्हारे बाल गिर जाएंगे, तुम जाओ मैं कर लूंगी सब। भाभी ये क्या बात होती है? क्या मेरे रसोई में कदम रखते ही खाने में बाल गिर जाएंगे? मैं थोड़ी मदद करवा देती हूँ ना, लाइए मैं तल देती हूँ पूरियाँ। नहीं तारा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर कुछ और काम करो। आप लोग सच में मेरे साथ काफी बुरा बर्ताव कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं ही पागल थी जो आपकी मदद के लिए आई। तारा दुखी होकर चली जाती है। तो वहीं ये देखकर पल्लवी को भी बुरा लगता है, पर वो उसे रोकती नहीं है। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। तारा बाल धोकर छत पर खड़ी होती है। मौसम अच्छा होने की वजह से कमलेश और सरला भी थोड़ी देर छत पर आ जाते हैं। तो वहीं तारा अब एक कोने में खड़ी अपने बालों को झाड़ रही होती है। तभी तारा के टूटे हुए बाल हवा में उड़कर कमलेश के कुर्ते पर जाकर चिपक जाते हैं। ये देखकर कमलेश, अरे जरा संभाल कर बहू, खाने में तो आते ही थे, वो कम थे क्या जो अभी उड़कर मेरे पास आ रहे हैं? पापा जी बाल हैं, हवा चलेगी तो उड़कर तो आएंगे ही ना। अब मैं क्या इन्हें पकड़ती फिरूं? बहू आजकल तेरी कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चलने लग गई है। यही सब संस्कार दिए हैं तुझे तेरे घर वालों ने। यहाँ बात संस्कारों की नहीं है। अगर मैं भी आपको किसी चीज के लिए बोलती रहूं ना तो आप भी चिढ़ ही जाओगी। तारा की बात सुनकर सरला उसे छत पर ही खड़े होकर सुनाने लगती है। तो वहीं आसपास की औरतें जो छत पर खड़े होकर ये सब देख रही होती हैं, अपने घर की नौकरानी के पीछे भी ऐसे ही पड़ी रहती थी, लेकिन अब देखो बहू के पीछे भी पड़ गई। इतने तो इसके सुंदर बाल हैं, अगर मेरी बहू के ऐसे बाल होते ना मैं तो खुद उनका ख्याल रखती। अब इसी तरह समय गुजरता रहता है। तारा चाहकर भी रसोई में नहीं जा सकती थी। तो वहीं दूसरी तरफ जब भी तारा के बाल घर में सबको इधर उधर पड़े मिलते तो वो सब उसे सुनाने लग जाते हैं, जिससे अब तारा काफी ज्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी थी। ऐसी कुछ और वक्त गुजरता है और आज तारा हॉल में बैठकर मूवी देख रही होती है कि तभी तारा की नजर मधु के बालों पर जाती है, जिसे देखकर, तुम्हारे बाल कितने ज्यादा रफ हैं और तुम इन्हें ठीक से सुलझाती नहीं हो क्या? तुम बहुत आलसी हो। दिखाओ मैं तेल लगाकर तुम्हारे बाल बना देती हूँ। अरे नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। आप अपने बाल संभालिए। जहाँ देखो बस उड़ते नजर आते हैं। वो देखिए टेबल के पास आपके ही बाल है ना वो? हाँ हाँ मेरे ही बाल हैं, और पता है मैंने खुद उन्हें कैंची से काट कर डाले हैं ताकि तुम लोग परेशान हो सको। हद होती है सच में किसी भी चीज की। तारा मुंह बनाकर कमरे में चली जाती है और इसी तरह हफ्ता बीत जाता है। तारा हॉल में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी डिलीवरी बॉय मधु का पार्सल लेकर आता है। और जब तारा उस पार्सल पर लगा लेबल पढ़ती है तो इस पार्सल के अंदर तो विग है, लेकिन भला मधु विग क्यों ऑर्डर करेगी? इससे पहले तारा पार्सल को खोलती कि तभी वहां मधु आती है और तारा के हाथ से अपना पार्सल का बॉक्स ले लेती है। भाभी ये मेरा पार्सल है, क्या आपको पता नहीं? ऐसे किसी का पार्सल नहीं खोलते। मधु वैसे तुमने विग क्यों मंगाई है? तुम्हारे तो ये असली ही बाल है ना, तुम्हें विग की क्या जरूरत है? भाभी ये विग मैंने एक कॉलेज फंक्शन के लिए मंगवाई थी। इतना कहकर मधु उस पार्सल को फौरन अंदर ले जाती है। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं। दोपहर का वक्त होता है और तारा को बहुत जोरों की भूख लग रही होती है। बहुत भूख लगी है और भाभी ने आज लौकी की सब्जी बना दी है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं तो खुद जाकर कुछ बना नहीं सकती, एक काम करती हूँ ऑनलाइन कुछ मंगवा लेती हूँ। तारा ऑनलाइन खाना देखती है तो वहां पर भी उसे कुछ पसंद नहीं आता। कुछ भी अच्छा नहीं है।
और ऊपर से डिलीवरी भी 1-1 घंटे की बता रहा है। इस वक्त घर पर तो कोई है नहीं, सिर्फ माँ जी हैं जो सो रही हैं। काम करती हूँ, चुपके से जाकर कुछ बना लेती हूँ। तारा रसोई में जाती है और अपने लिए पास्ता बनाने लगती है। तभी एकदम से सरला रसोई में आती है और जब वो तारा को देखती है तो बहू, रसोई में क्या कर रही है? मैंने मना किया था ना तुझे रसोई में आने से। माँ जी भूख लग रही थी इसीलिए अपने लिए कुछ बनाने के लिए आ गई। अब क्या अपने लिए कुछ नहीं बना सकती मैं रसोई में जाकर? मैंने तुझे रसोई में आने से मना कर दिया है, फिर तू क्यों आई? इतनी ही भूख लग रही थी तो बाहर से मंगवा कर खा लेती। तारा का पारा अब हाई हो चुका था, जिससे तारा परेशान होकर अपना बनाया हुआ सारा पास्ता कूड़े में फेंक देती है और बर्तन सिंक में पटक कर आ जाती है। ये देखकर सरला को तारा पर काफी गुस्सा आता है और अब ऐसे ही 1 हफ्ता और गुजर जाता है। रात का वक्त होता है। ऑफिस से आकर अरुण बाथरूम में नहाकर निकला ही होता है कि तभी तारा कंघी लेकर और उसके बाल बनाने लगती है। ये देखकर अरुण गुस्से से, क्या कर रही हो तुम? मैं 4 साल का बच्चा हूं जो मेरे बाल बना रही हो? तो क्या हो गया अगर मैंने बाल बना दिए तो? कोई दिक्कत हो गई क्या? मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे बालों को छुए, आइंदा से मत छूना। अरुण की बात सुनकर अब तारा मुंह फुलाकर सो जाती है।